Good morning, students. Today we are taking the chapter non-profit organization and our topic is treatment of consumable stores. आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कंज्यूमेबल स्टोर्स होते क्या हैं. एज द नेम सजेस्ट कि कंज्यूमेबल स्टोर्स वो आइटम होती हैं जो यूज करने से कंज्यूम हो जाती हैं, यूज करने से खत्म हो जाती है. जैसे एग्जांपल के लिए स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन्स, पोस्टेज स्टाम्प एक्सेट्रा. क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हम जो चैप्टर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं जो कंज्यूमेबल नेचर की होती है. जैसे स्टेशनरी मैंने बोला, यदि कोई चैरिटेबल स्कूल है या कोचिंग सेंटर है तो वो अपने स्टूडेंट्स को स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं. स्पोर्ट्स मटेरियल है तो यदि कोई यूथ अपना कोई स्पोर्ट्स क्लब है वो स्पोर्ट्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. चैरिटेबल डिस्पेंसरी है तो मेडिसिन. इसी तरीके की चीजें और भी कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती हैं. तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है इसमें कि हम उन आइटम्स को जो कंज्यूमेबल नेचर की हैं उनकी कंजम्पशन को फाइंड आउट करें. क्यों फाइंड आउट करें? जस्ट टू नो द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर आइटम. उस आइटम से रिलेटेड हमारा खर्चा पूरे साल में क्या हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कंजम्पशन को फाइंड आउट करना पड़ता है. तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस कंजम्पशन को फाइंड आउट करें. एक नॉर्मल सा मैनर है. यदि मान लीजिए किसी भी चीज की हमें कंजम्पशन निकालनी है तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो हमारे पास बिगिनिंग में कितनी थी, यानी ईयर के बिगिनिंग में कितनी थी, फिर हमने पूरे साल में उसे कितना और खरीदा और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास वो कितनी बच गई. उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने एक ये फॉर्मूला सा डेवलप कर लिया. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, पहले हमें उस पर्टिकुलर चीज की ओपनिंग वैल्यू को लिख देंगे यहाँ पर. जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए हम कंसिडर कर रहे हैं स्पोर्ट्स मटेरियल और इसी की कंजम्पशन हमें फाइंड आउट करनी है. तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे उसका, यानी ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू कितनी है वो यहां मेंशन कर देंगे. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वैल्यू कितनी है, 30,000. फिर हमने ऐड करना है कि हमने स्पोर्ट्स मटेरियल पूरे साल में कितना और परचेज किया. पूरे साल का मतलब उस अकाउंटिंग ईयर से जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए हम ये फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं. परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऐड बैक कर दिया. और फिर ये देखना है कि एंड ऑफ द ईयर हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का वैल्यू कितना बचा हुआ है. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो बच गया 20,000. तो हमारे पास बिगिनिंग में कितना अज्यूम किया हमने, 30,000. पूरे साल में कितना परचेज कर लिया, 80,000. तो हमारे पास कितना हो जाना चाहिए आप, 30 प्लस 80 110. बट हमारे पास बचा कितना है, 20,000. इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि हमने पूरे साल में कितना कंज्यूम कर लिया, 1,10,000. तो जितना हमने कंज्यूम कर लिया दैट इज आवर एक्सपेंडिचर. तो उसी एक्सपेंडिचर को हम ट्रांसफर कर देंगे कौन से अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. कौन सी साइड पर, एक्सपेंडिचर साइड पर. तो एक बार देखिए, इसको रिव्यू करिए अगेन दोबारा से. सबसे पहले क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक, ऐड करना है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक. क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कंजम्पशन. उसे कहां ट्रांसफर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पर. ये उस साल का एक्सपेंडिचर हो गया किस चीज को लेके, स्पोर्ट्स मटेरियल को लेके. ये बिल्कुल इजी पैटर्न था. बट यहां पर एक ट्रबल कब आती है, जब हमें डायरेक्टली परचेज की वैल्यू गिवन ना हो. जब भी हमें परचेज की वैल्यू गिवन ना हो तो बस परचेज की जगह पर हम कुछ आइटम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. वो आइटम्स क्या क्या होती हैं, वो आइटम्स होती हैं ओपनिंग स्टॉक एज इट इज मैंने मेंशन कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज लास्ट में मेंशन कर दिया. इन बिटवीन मैंने 5 आइटम इंट्रोड्यूस करी. वो क्या क्या हुई, एड टोटल पेमेंट इन करंट ईयर, कि पूरे साल में मैंने उस स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट कितनी करी है. फिर ऐड करना है क्रेडिटर्स, कि उस साल के एंड में मेरे पास क्रेडिटर्स कितने थे, किस चीज को लेके, स्पोर्ट्स मटेरियल को लेके. और लेस करना है क्रेडिटर्स जो उस ईयर के बिगिनिंग में थे. अगेन ये क्रेडिटर्स किससे बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल को लेके. ऐड करना है एडवांस पेमेंट, किसको, जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पे किया था. कौन से टाइम पर, बिगिनिंग पे, यानी ईयर के बिगिनिंग में मेरा एडवांस पेमेंट कहां स्टैंड कर रहा था, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए. और सिमिलरली लेस करना है एडवांस पेमेंट जो उस ईयर के एंड में था, किस चीज को लेके, स्पोर्ट्स मटेरियल को लेके. तो ये 5 चीजें मैंने इंट्रोड्यूस कर ली जस्ट टू कैलकुलेट परचेजेस. तो यदि हमें क्वेश्चन के अंदर परचेजेस गिवन नहीं होगी तो हम उसे रिप्लेस करेंगे इन 5 आइटम से. तो ये बेसिकली 5 चीजें किस लिए निकालने में काम आई, परचेज ड्यूरिंग द ईयर. अब मैं इसकी इमेजिनरी वैल्यू अपने आप से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं.
मान लीजिए मेरे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अगेन कितनी है 30,000। पूरे साल में मैंने टोटल पेमेंट कितनी करी स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए से 70,000। क्रेडिटर्स मान लेते हैं कि मेरे पास एंड में जो थे वो थे 20,000, बिगनिंग में जो थे वो थे से 10,000। मैंने एडवांस पेमेंट जो बिगनिंग में करी थी उस साल के, मैंने उसको अज्यूम कर लिया कि वो थी 30,000। एडवांस पेमेंट जो एंड में थी वो थी 40,000 और मेरे पास जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बच गया से 20,000। तो हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कंजम्पशन कितनी निकली। जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना 30,000 अज्यूम किया मैंने, 70,000 मैंने पूरे साल में पेमेंट करी, तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई 30 प्लस 70 1 लाख। क्रेडिटर्स एंड में कितने थे 20,000। ये सब एजम्पशन है हमारी, एज्यूम्ड फिगर है, क्योंकि आपको ये पैटर्न समझाने के लिए यदि ऐसी वैल्यूज गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर कंजम्पशन से रिलेटेड। टोटल पेमेंट करंट ईयर की ऐड करी, क्रेडिटर्स एट द एंड ऐड किया, क्रेडिटर्स द बिगनिंग को माइनस किया, एडवांस पेमेंट जो बिगनिंग में था उसको ऐड कर दिया, एडवांस पेमेंट जो एंड में था 40,000 उसे डिडक्ट कर दिया और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार। 30 प्लस 70 1 लाख, 1 प्लस 20 120, 120 माइनस 10 110, 110 प्लस 30 140, 140 माइनस 40 1 लाख, 1 लाख माइनस 20 80,000। तो हमारी कंजम्पशन फिलहाल निकल आई कितनी 80,000। यदि केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी आपको, तो आप इस 80,000 की फिगर को अगेन कहां लेके जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड पर एक्सपेंडिचर साइड पर। बट कई बार क्या होता है कि इन चीजों के साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन होती है, और वो क्या हो सकती है, वो होती है कि कई बार हम किस चीजों की कुछ पर्टिकुलर आइटम की सेलिंग भी करते हैं। यदि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो अपने मेंबर्स को सोल्ड आउट भी करता है कई बार कुछ सामान, जैसे स्टेशनरी बेच देते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल भी बेचते हैं, मेडिसिन को भी कंसेशनल रेट पे दे देते हैं, तो उस केस में हम उसकी वैल्यू को इसमें से डिडक्ट कर देते हैं। कैसे, तो यहां लिख देंगे हम साथ साथ लेस सोल्ड। तो जितना भी स्पोर्ट्स मटेरियल हमने सोल्ड करा उसकी कौन सी वैल्यू को माइनस करेंगे, बुक वैल्यू को। तो हमारे पास दो वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगी, एक होगी बुक वैल्यू और दूसरी उसकी सेलिंग वैल्यू। मान लेते हैं कि मेरे पास जो स्पोर्ट्स मटेरियल की बुक वैल्यू थी जो कि 20,000 थी, उसे मैंने बेच दिया। कितनी थी बुक वैल्यू 20,000। हमने बेचा कितने में उसे से 30,000 में। कितने में बेचा 30,000 में। बुक वैल्यू 20,000 थी बट बेचा है 30 में, तो हमने 30 डिडक्ट नहीं करना है, वहां पर हमने उसकी बुक वैल्यू को डिडक्ट करना है जो कि 20 है। तो 80 माइनस 20 करने पर हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा 60,000। तो उस केस में हमारी जो नेट कंजम्पशन जो होगी वो कितनी होगी 60,000। तो इस तरीके से हम नेट कंजम्पशन निकाल सकते हैं। एक बार आप इसको रिव्यू करिए, उसके बाद हम इसी की पोस्टिंग को देखेंगे कि किस तरीके से इसे डिफरेंट अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स के ट्रांसफर किया जाता है। आप इसको रिव्यू करिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने क्या कर लिया था अभी तक, हम नेट कंजम्पशन ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर परचेजेस डायरेक्टली गिवन नहीं है तो वी हैव टू add or introduce 5 items in between opening and closing stock so as to calculate consumption first, then finally to net consumption। वो क्या क्या थी, टोटल पेमेंट कितनी करी हमने, एंड में क्रेडिटर्स कितने थे, बिगनिंग में क्रेडिटर्स कितने थे, एडवांस पेमेंट बिगनिंग में कितनी थी और एडवांस पेमेंट एंड में कितनी थी। एक बार और बीच में बात बोल रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ये चारों चीजें जो पांचों चीजें हैं ये किससे बिलोंग कर रही है, उस पर्टिकुलर चीज से जिसके लिए हम कंजम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं। कहीं आपको नॉर्मल क्रेडिटर्स दे रखे हैं तो आप उसको इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। क्रेडिटर्स का मतलब यहाँ पे कौन सी क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ऐसे ही एडवांस पेमेंट कौन सी है, एडवांस पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो मैं मान रहा हूं कि अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका है और हम नेट कंजम्पशन सीख चुके हैं निकालना। अब आगे की बात कि जब हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे यदि किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो खाली हमारा पर्पस कंजम्पशन निकालना ही नहीं है, हम उसे कैसे डील करेंगे डिफरेंट स्टेटमेंट्स में, ये भी हमें आना चाहिए। तो अभी तक हमने केवल कंजम्पशन निकालना सीखा, अब हाउ टू डील विद देम, कैसे डील करेंगे, इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे।
तो अब आपने क्या करना है, जो कंजम्पशन हमने निकाली है उन चीजों को बस हमने यहाँ पे पोस्टिंग करके दिखाना है कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से। सबसे पहले दिख रहा है हमें स्टॉक। ये स्टॉक किस चीज का है? ये स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो हमें मालूम है जो स्टॉक होता है वो असेट होता है, तो उसे हम कहां दिखाएंगे? असेट साइड पर। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमें मालूम है कि बिगिनिंग में भी और ये एंड में भी है, तो इसलिए हम उसको इमीडिएटली करंट ईयर में भी ले जाएंगे। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे जैसे हम लेते जाएंगे वैसे वैसे वहां टिक मार्क लगाते जाएंगे, जिससे हमें क्लैरिटी मिले कि हम इसको पोस्ट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखो 30,000। तो जैसे ये स्टॉक मिला बिगनिंग में, ओपनिंग है, तो इसे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में ले लेंगे। तो अपने आपने देखा मैंने यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट बनाई है? 3। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और करंट ईयर बैलेंस शीट। इन्हीं तीनों स्टेटमेंट में हम इन सबको पोस्ट करने वाले हैं। तो पहली चीज मैंने क्या पिक करी? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में ले गए हम, क्योंकि ओपनिंग का कंसर्न प्रीवियस ईयर से था और क्लोजिंग स्टॉक का कंसर्न करंट ईयर से था। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मेंशन किया हमने दोनों में। पहली वैल्यू लिख दी कितनी? 30,000। सेकेंड जो क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अगली चीज है टोटल पेमेंट। ये जो वैल्यू है इसका कंसर्न इन तीनों में से किसी स्टेटमेंट के साथ नहीं है, इसलिए इसको हमने यहां पर ओवरलुक कर देना है, छोड़ देना है। तो हम यहां क्रॉस लगा देते हैं। जिसको हम कंसिडर कर चुके हैं उस पर टिक मार्क लगाते हुए चलते हैं। ये दोनों आइटम कंसिडर हो चुके हैं और इसको कहीं भी पोस्ट नहीं करना, इसलिए क्रॉस लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। हमारे पास दो क्रेडिटर्स हैं, एक बिगिनिंग और एक एंड। क्रेडिटर्स हमें पता है एक लायबिलिटी होती है और हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल है। अगेन क्योंकि लायबिलिटी है तो किस साइड आनी चाहिए? लायबिलिटी साइड। तो हम इसको लायबिलिटी साइड पर मेंशन करेंगे। तो मैंने यहां लिख दिया पहले क्रेडिटर्स। खाली क्रेडिटर्स नहीं लिखना, आपने लिखना है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। यहां पर भी क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अब जो प्रीवियस ईयर है उसमें बिगिनिंग की वैल्यू लिख दो क्रेडिटर्स की, जो कि कितनी है? 10,000। और जो एंड की वैल्यू है वो करंट ईयर में हमने लिख दी। तो इन दोनों क्रेडिटर्स को भी हम यहां पे कंसिडर कर चुके हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर्स के बाद अगली वैल्यू आती है एडवांस पेमेंट। जब हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं तो एडवांस जब देते हैं तो हमारे लिए वो एक असेट क्रिएट होता है। क्या होता है? असेट। तो उसे हम असेट साइड पे ले जाएंगे। तो दोनों की असेट साइड पे लेके जाते हैं। पहले एडवांस पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, एडवांस पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। एडवांस पेमेंट कितनी करी हमने यहां पर बिगनिंग में? बिगनिंग में करी है 30,000 और एंड में करी है 40,000। इनको भी हमने कंसिडर कर लिया, इस पे भी हमने टिक मार्क लगा दिया। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि सभी पे टिक मार्क लग चुके हैं, सभी पे लग चुके हैं। बस लास्ट में जो हमने कंजम्पशन निकाला उस पे नहीं लगा फिलहाल अभी एक भी टिक मार्क। तो अब कंजम्पशन पे आते हैं फाइनली। तो कंजम्पशन हमने कितनी निकाली थी? 60,000। और एट द बिगिनिंग ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कंजम्पशन होती है वो हमारा खर्चा होता है, और खर्चे को कहां दिखाना है? एक्सपेंडिचर साइड पर। तो हम सीधा एक्सपेंडिचर साइड पे आएंगे और वहां लिख देंगे टू नेट कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो कि कितना कंज्यूम हुआ था? 60,000। तो फाइनली जो हमने कंजम्पशन जो निकाला था उसे हमने कहां दिखाया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पर। अब इसका मतलब हमने इसको भी कंसिडर कर लिया। अब जो बीच में एक आइटम दिख रही है हमें सोल्ड, यदि हमें ये प्रॉब्लम में प्रोवाइडेड है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। बट हमने तो माना इसको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको कंसिडर किया अपने क्वेश्चन की प्रॉब्लम में। तो क्या थी ये इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन थी कि हमने 20,000 के स्पोर्ट्स मटेरियल को 30,000 में बेचा। कितने में बेचा? 20,000 के स्पोर्ट्स मटेरियल को 30,000 में डिस्पोज किया। अब हमें इस पूरी ट्रांजेक्शन से ये समझना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब कोई 20,000 की चीज 30,000 में बेची जा रही है तो हमें गेन हो रहा है, तो हम उस गेन को किस साइड दिखाएंगे? एक्सपेंडिचर या इनकम? इनकम साइड ऑब्वियसली। तो हम इसको यहां दिखाने वाले हैं बाय गेन ऑन सेल ऑफ
स्पोर्ट्स मटेरियल। कितना? गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो कितना फायदा हुआ हमें? 10,000 का। कैसे निकाला हमने? कि 30,000 में बेचा, सेलिंग 30 थी और 20,000 रुपए की उसकी बुक वैल्यू थी। तो इस तरीके से हमने इन सभी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट जगहों पे दिखा दी। अब इसको आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, तो हमने अभी तक ये सीख लिया कि हम कैसे नेट कंजम्पशन निकालेंगे और उन आइटम्स को कैसे कैसे डिफरेंट स्टेटमेंट्स में दिखाएंगे। बिफोर गोइंग फर्दर एक चीज और बताने की इंपॉर्टेंट बात ये रह गई है कि आपने देखा मैंने वहां पे सेकंड जो फिगर लिखी थी वो लिखी थी टोटल पेमेंट मेड इन करंट ईयर। कई बार क्या होगा, आपके सामने टोटल पेमेंट मेड इन करंट ईयर गिवन ही नहीं होगा। तो टोटल पेमेंट मेड इन करंट ईयर क्या चीज होती है? जो उस साल पेमेंट की गई, यानी स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए जो भी पेमेंट्स हमने उस साल की होगी वो सब टोटल पेमेंट मेड इन करंट ईयर का पार्ट है। यदि आपको डायरेक्टली गिवन है तो आप उसको लिख देंगे, बट कई बार क्या होगा, उसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन आपको नहीं होगी क्वेश्चन में। तो हम उनमें क्या क्या चीजों को कंसिडर कर सकते हैं? उसमें चीजें क्या क्या कंसिडर की जाएंगी? कैश परचेजेस, क्योंकि हमने जो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पर पेमेंट करी थी कैश में, वो सब इसमें काउंट हो जाएगी, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। नेक्स्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर। उस साल जो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, कौन से क्रेडिटर्स को? ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वो भी उसमें काउंट हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो हमने एडवांस पेमेंट करी है उसी साल, किस चीज के लिए? फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, वो भी टोटल पेमेंट का ही पार्ट होगी। यदि टोटल पेमेंट इसका मतलब गिवन नहीं है तो आप इन तीनों चीजों को क्लब करके भी टोटल पेमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज पेमेंट टोटल पेमेंट गिवन है तो बेसिक से आपको इनमें से कोई एक चीज गिवन है तो आप उसको ओवरलुक कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो टोटल पेमेंट का पार्ट केवल इकलौता नहीं है, क्योंकि टोटल पेमेंट एक बड़ी फिगर होगी जो कि तीनों को इंक्लूड करके ही कैलकुलेट हो सकती है। तो मैं मान रहा हूं कि आप नेट कंजम्पशन आप निकालना सीख चुके हैं और उसकी पोस्टिंग भी आपको आ गई है कि कैसे उसे डील करना है अपने डिफरेंट स्टेटमेंट्स में। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम एक्सपेंसेस को? एक्सपेंसेस तो नॉर्मल एक पेमेंट है, तो जो भी गिवन होगी वो ट्रांसफर कर देना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं वो एक एक्रूअल बेसिस पर अकाउंट बनता है। एक्रूअल का मतलब ये होता है कि हम उसमें एक्सपेंडिचर साइड पर केवल उसी साल के खर्चों को दिखाते हैं जो पर्टिकुलरली उस ईयर से बिलोंग करते हैं। इसलिए हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि हमने उस साल कितना खर्चा किया। तो यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस और भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करें? तो बेसिकली हमें खर्चे पे कॉन्सेंट्रेट करना है जो उस ईयर से बिलोंग करता है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने एक फॉर्मेट डेवलप कर लिया, जो उसको समझते हैं एक बार। सबसे पहले क्या लिखना है हमने? सैलरी पेड इन करंट ईयर। तो आपको इसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर दिख रहा है, तो पहले इसी बात को समझते हैं प्रीवियस ईयर करंट ईयर होता क्या। मान लेते हैं कि हमारा जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो ये कौन सा ईयर कहलाएगा? करंट ईयर। इसको हम 2019-20 भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब 19-20 हमारे लिए क्या हुआ? करंट ईयर। यदि मैं इससे पिछले साल पे चला जाता हूं यानी 18-19 पर, तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। और इसके नेक्स्ट ईयर को हम क्या बोल सकते हैं? 2021 को फ्यूचर ईयर। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेट हमारा कौन से ईयर पे रहना चाहिए? करंट ईयर पे, क्योंकि हमें खर्चा केवल और केवल करंट ईयर से ही बिलोंग जो करता है वो कैलकुलेट करना है। बाकी खर्चों को हम इसमें से एलिमिनेट करते जाएंगे। तो उसी बात को ध्यान रखते हैं हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने कि इस साल हमने करंट ईयर में सैलरी कितनी पे की। तो मतलब क्या हुआ कि 2019-20 में कितनी सैलरी पे हुई वो लिख देंगे यहां पर। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उसमें जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। ऐसी भी सैलरी हो सकती है जो इस साल से बिलोंग तो करती है बट उसकी पेमेंट ही नहीं हुई है। यदि ऐसी सैलरी है तो उसको यहां पर ऐड बैक कर देंगे। तो ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, यानी पेमेंट हमने जो इस साल नहीं की बट वो है इसी साल की सैलरी, यानी अभी पेमेंट एम्प्लॉइज को करना बाकी है, वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर लेस होगा। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि पिछले साल की सैलरी जो ड्यू रह गई थी वो हमने इस साल दे दी होगी, जो कि किसमें क्लब्ड है? वो इस अमाउंट में क्लब हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि इस साल पे की है हमने सैलरी। तो हो सकता है उसपे पिछले साल वाली सैलरी भी दे दी हो। यदि ऐसा है तो उसको हम यहां से डिडक्ट कर देंगे। तो यानी प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग यदि क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप उसको डिडक्ट करने वाले हैं, यानी करंट ईयर में ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं।
प्रीपेड सैलरी प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल यानी 18-19 में हमने यानी 18-19 में हमने पे किया था एडवांस में, प्रीपेड किया था, वो किस ईयर से बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा करंट ईयर से। तो हमारा लॉजिक क्या था कि करंट ईयर की सैलरी को इंक्लूड करना है, इसलिए हमने क्या किया, इसे ऐड। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड सैलरी इन करंट ईयर, जो इस साल हम करंट ईयर में एडवांस पेमेंट कर रहे हैं वो कौन से साल के लिए होगी? फ्यूचर ईयर के लिए, क्योंकि फ्यूचर ईयर के लिए हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको यहां से डिडक्ट कर दिया। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन किस पर होना चाहिए? केवल और केवल करंट ईयर की फिगर को कैलकुलेट यानी एब्स्ट्रैक्ट करने पर। तो हमने उसी बात को ध्यान रखते हुए कुछ आइटम्स को ऐड और कुछ आइटम्स को डिडक्ट किया। दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहले सैलरी पेड इन करंट ईयर, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड किया, लेस किया आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर और ऐड किया प्रीपेड सैलरी प्रीवियस ईयर। मैं इस चीज को जरा आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह ले लेता हूं। मान लीजिए हमें एक 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 में कुछ फिगर्स मालूम है, और वो क्या क्या है? पहला है सैलरी आउटस्टैंडिंग और दूसरा है प्रीपेड सैलरी। सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है, जो पिछले साल की थी यानी प्रीवियस ईयर की, मान लेते हैं वो 10,000 थी यानी 10,000, और जो इस साल की है वो मान लेते हैं हम 20,000 है। और प्रीपेड सैलरी जो पिछले साल थी वो थी 15,000 और अभी है 10,000। दोबारा से, सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 10,000, करंट ईयर 20,000, प्रीपेड सैलरी प्रीवियस ईयर 15,000, करंट ईयर 10,000। और इसके अलावा हमने जो सैलरी पे की है करंट ईयर में, सैलरी पेड इन करंट ईयर मान लेते हैं वो है 65,000। यानी इस साल हमने करंट ईयर में टोटल जो सैलरी पे की है वो 65 है। यदि ये हमारे सामने प्रॉब्लम है और हमें बोला जा रहा है कि आप कैलकुलेट करिए कि सैलरी कितनी निकलेगी, तो हम इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? इसमें इसी फॉर्मूले को ऑप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या दिख रही है? सैलरी पेड इन करंट ईयर। तो हमने यहां से एक्सट्रैक्ट किया, कहां है सैलरी पेड इन करंट ईयर? यहां पे गिवन है कितना? 65,000। तो यहां से हमने वो 65,000 की फिगर को पिक कर लिया, लिख दिया यहां पर। उसके बाद अगली चीज क्या दिख रही है? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। इनमें से देखना है कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की कौन सी है। पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर करंट ईयर कौन सा है। तो हमें मालूम चल गया कि ये है प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर। तो हमने यहां से सैलरी आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर की थी, जो कि 20,000 हमें दिख रही है, उसको ले लिया और यहां पर ऐड बैक कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ये रहा प्रीवियस ईयर, और आउटस्टैंडिंग फिगर कितनी है? 10,000। ये 10,000, इस 10,000 को लिया और यहां पर डिडक्ट। उसके बाद है प्रीपेड सैलरी, हमें दिख रहा है प्रीवियस ईयर की लेनी है, तो पहले प्रीवियस ईयर वाले कॉलम में गए, कितनी वैल्यू गिवन है? 15, इसको ऐड बैक कर दिया। और जो करंट ईयर की प्रीपेड सैलरी है 10,000, उसे माइनस कर दिया। अब जरा यहां से कैलकुलेशन वर्क करते हैं एक बार। सैलरी जो पे की करंट ईयर में 65 थी, आउटस्टैंडिंग 20,000 को जोड़ना है इसमें करंट ईयर की, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 65 और 20, 85,000। उसमें से माइनस करना है 85 माइनस 10, 75,000। और 75,000 में प्रीपेड सैलरी पिछले साल की जोड़नी है, तो 75 प्लस 15, 90,000। एंड देन प्रीपेड सैलरी करंट ईयर की माइनस करनी है 10,000, तो फाइनली वी गॉट 80,000। तो ये सैलरी का वो अमाउंट है जो इस ईयर से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल जो एक्चुअली सैलरी का जो खर्चा था वो 80,000 रुपीज था। यही वो अमाउंट है जो हमें आगे ट्रांसफर करना है, कौन सी जगह पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब इसी को प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। इसी को मैं आगे रब कर रहा हूं, अभी इसको क्लियर करते हैं आगे इसी समय। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, और फाइनल अकाउंट्स अगेन कंसिस्ट 3 स्टेटमेंट बेसिकली। पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकेंड बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर, बैलेंस शीट करंट ईयर। ये साइड हो गई हमारी एक्सपेंडिचर और ये साइड हो गई इनकम। सिमिलरली जो प्रीवियस ईयर में लायबिलिटी साइड, असेट साइड,
ऐसे ही करंट ईयर में लायबिलिटी असेट्स। अब जो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है, इमेजिनरी वैल्यूज जो हमने एग्जांपल लिया, उसकी पोस्टिंग की बात करते हैं। अब उसको कैसे दिखाने वाले हैं हम यहाँ पर, तो इन सभी चीजों को वन बाय वन पोस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैलरी पेड। जैसे ही मैंने बताया था, जो पेमेंट या रिसीट्स होती है वो इनमें से किसी स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती, तो इसको पोस्टिंग नहीं करनी है कहीं पर। आगे आउटस्टैंडिंग, जब भी किसी एक्सपेंसेस के साथ आउटस्टैंडिंग लगता है, इसका मतलब वो ड्यू है, उसकी पेमेंट बाकी है, और पेमेंट बाकी है तो वो क्या चीज है, लायबिलिटी। तो उसको हमने लायबिलिटी साइड पे लेना है। तो आपको दिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग यहाँ दो है, तो दोनों आउटस्टैंडिंग्स को आप प्रीवियस ईयर और करंट ईयर बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो उसको पहले मेंशन कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, या इसको आप सैलरी आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हो। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास दो है। तो देखिए पहले प्रीवियस ईयर की कितनी है, यहां से भी पिक कर सकते हैं, क्वेश्चन से भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा क्लैरिटी दिख रही है हमें। तो यहां पर सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की कितनी है, 10,000, तो मैंने यहां से ले लिया उसे। करंट ईयर की कितनी है, 20,000, वो भी यहां से ले लिया। तो दोनों आउटस्टैंडिंग वैल्यूज को, एक 10,000 है, एक 20,000 है, वो यहां भी आपको दिख रही है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के फॉर्म में। ये दोनों वैल्यूज को हमने लायबिलिटी साइड पर प्रॉपर ईयर में दिखा दिया। प्रीवियस ईयर की वैल्यू को प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर की करंट ईयर में दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों वैल्यूज दिखा चुके हैं। अब बचा प्रीपेड सैलरी, क्योंकि प्रीपेड सैलरी हमें पता है एक असेट है, इसलिए उसे कहां दिखाने वाले हैं, असेट साइड पर। तो इसकी वैल्यूज को हम असेट्स में पोस्ट करने वाले हैं, प्रीपेड सैलरी एंड प्रीपेड सैलरी। अगेन यहां पर भी क्वेश्चन वही होता है कि प्रीवियस ईयर की वैल्यू को दिखाना है पहले। तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू प्रीपेड सैलरी की कितनी है, 15,000, और करंट ईयर की वैल्यू कितनी है, 10,000। यहां से भी मेंशन कर सकते हैं 15, 10। तो प्रीवियस ईयर की हमने प्रीवियस ईयर की वैल्यू को दिखाया प्रीवियस ईयर में बैलेंस शीट में, और करंट ईयर को करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा दी। तो आपने नोटिस किया कि केवल कैलकुलेशन करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, डील कैसे करेंगे। जब भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि उनके फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो आज हमने यही सीखा कि किस तरीके से एक तो कंजम्पशन कैलकुलेट की जाए, कैलकुलेशन सीखी, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट भी सीखी कि उसकी पोस्टिंग कैसे की जानी है। और उसके साथ साथ हमने एक और टॉपिक भी कंसिडर किया, वो था एक्सपेंसेस को लेके। हमने ये देखा कि एक्सपेंसेस को कैसे कैलकुलेट करना है और उसकी पोस्टिंग कैसे की जानी है, और पोस्टिंग कहां कहां पर कैसे कैसे होनी है। एक चीज अभी भी आपने नोटिस किया बच गई है, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हमने यहां पर एक चीज मिस कर दी थी, वो थी ये 80,000 की फिगर। ये बैलेंस बच गई है क्योंकि मैंने मालूम यहां पे मेंशन कर दिया था कि एक्सपेंडिचर साइड में आएगी, तो इसको यहां एज इट इज दिखा दीजिए। क्या लिखेंगे, सैलरी। तो इसका मतलब अब हमने फाइनली इसको कंप्लीट कर दिया। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी फाइनलाइज हो चुकी है। तो अब मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है टॉपिक, और आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास जो असाइनमेंट्स अवेलेबल है। और यदि कोई आपको ट्रबल आती है या इस वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है आपके पास या क्वेरी है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करेंगे सेक्शन में, और जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको उसकी क्लैरिफिकेशन दूंगा। मैं यही होप करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट्स देंगे और इंकरेज करेंगे मुझे और नई वीडियोस बनाने के लिए। फॉर दिस टाइम, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, टेक केयर।